जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मां माटी और मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी अब पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुकी हैं। ममता को एक साथ तीन बहुत बड़े झटके लगे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से ही तीखी और उतार चढ़ाव वाली रही है। यहां की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेतृत्वकारी ममता बनर्जी ने सालों से एक खास छवि बनाई है, एक ऐसी नेता की जो केंद्रीय सत्ता के खिलाफ में खड़ी रहती है, अल्पसंख्यकों के हितों की दुहाई देती है और स्थानीय मुद्दों को भुना करके वोट बैंक को मजबूत करने की फिराक में रहती है। लेकिन दोस्तों, हाल के दिनों में ममता बनर्जी को एक ही दिन में तीन ऐसे झटके लगे हैं जिन्होंने न केवल उनकी राजनीतिक रणनीति को हिला करके रख दिया है, बल्कि तृणमूल कांग्रेस की पूरी छवि पर अब सवालिया निशान लगा दिया है। ये झटके इतने गहरे हैं कि इन्हें नजरअंदाज करना असंभव सा हो चुका है, क्योंकि ममता भी जानती हैं इन झटकों के मायने और कैसे आगामी चुनाव में ये झटके इनके लिए नासूर साबित होने वाले हैं। ये घटनाएं न केवल ममता बनर्जी की कमजोरियों को उजागर करती हैं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस की आंतरिक कलह, वोट बैंक की राजनीति और शासन की विफलताओं को भी सामने लाती हैं। आइए दोस्तों, इन तीनों झटकों को हम विस्तार से समझते हैं, जो ममता बनर्जी की राजनीतिक किले को ढाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी अपनी राय, अपनी भावनाएं, अपने ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर लिख करके बताएं। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के द्वारा शुरू की गई एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया किसी से भी छिपी नहीं है। उन्होंने सबसे पहले सबका ध्यान खींचा। ये प्रक्रिया मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाने के लिए डिजाइन की गई थी, जिनमें नामों की गिनती, दस्तावेजों की जांच शामिल है। शुरुआत में दोस्तों ममता बनर्जी ने इसे केंद्रीय सत्ता का हथकंडा बताते हुए जोर देकर के इसका विरोध किया। उन्होंने रैलियों में चेतावनी दी कि वो इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगी, यहां तक कि हिंसक प्रतिरोध की धमकी तक दे डाली। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि वो डरे नहीं, लेकिन दस्तावेज जमा करने से इनकार कर दें। उन्होंने खुद वादा किया था कि मैं अपना फॉर्म तभी भरूंगी जब हर नाम शामिल हो जाएगा। यह सब कुछ एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा लग रहा था। अल्पसंख्यक वोट बैंक को डरा करके टीएमसी के पक्ष में एकजुट करने की ममता की यह साजिश थी। लेकिन दोस्तों, डेडलाइन गुजरते ही आधी से ज्यादा फॉर्म जो खाली रह गए हैं, यहीं पर ममता बनर्जी को सबसे पहला झटका लगा। उन्होंने अचानक से यू टर्न ले लिया और मे आई हेल्प यू कैंपेन लगाने का आदेश दे दिया, ताकि लोग बूथों पर जाकर के आसानी से फॉर्म भर सकें। यह बदलाव दोस्तों इतना तेज था कि राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे केंद्रीय दबाव का नतीजा माना। ममता ने खुद स्वीकार किया कि राज्य सरकार इतनी मूर्ख नहीं है कि इस जाल में फंस जाए। असल में दोस्तों, यह झटका टीएमसी की कमजोर संगठन क्षमता को उजागर करता है। सालों से टीएमसी पर अवैध घुसपैठियों को वोटर बना करके वोट बैंक बढ़ाने का आरोप लगता रहा है। एसआईआर जैसी प्रक्रिया से अगर नई मतदाता सूची तैयार होती है तो टीएमसी को 40 से 50 लाख वोटों का नुकसान हो सकता है। ये तमाम जो रिपोर्ट्स हैं, जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका मानना है, जो साल 2021 के विधानसभा के चुनाव में उनके 48% वोट शेयर को और भी कमजोर कर देगा। दोस्तों, यह झटका ममता बनर्जी को यह एहसास दिलाता है कि उनकी विरोध की राजनीति अब टिक नहीं पा रही है। दूसरा झटका वक्फ संशोधन विधेयक और हिरासत केंद्र की बहस से जुड़ा हुआ है, जो ममता बनर्जी की अल्पसंख्यक केंद्रित राजनीति को नींव उसकी जो है उसको हिला करके रख दिया। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध जताया था। उन्होंने घोषणा की थी कि पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं किया जाएगा, भले ही इसके लिए कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 17 नगर निकायों में हिरासत केंद्र बनाने के फैसले पर ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि उनके गले पर चाकू रखकर भी वो बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या मुसलमानों को हिरासत में लेने या फिर निर्वासित करने की अनुमति नहीं देंगे। ये दोस्तों बयानबाजी तृणमूल कांग्रेस की मूल रणनीति का हिस्सा थी और ममता दीदी डटकर भी अड़ी हुई थी अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए, जो 30% और कुछ जिलों में तो जैसे कि मुर्शिदाबाद जो है वहां पर 60 से 70% जो मुस्लिम आबादी उसको मजबूत रखना है। लेकिन दोस्तों, ये विरोध लंबा नहीं चल पाया। केंद्रीय दबाव के बढ़ते ही ममता बनर्जी ने फिर से यू टर्न लिया। एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा डालने से राज्य में राष्ट्रपति के शासन जो है लगने का डर ममता को सताने लगा। ऐसा डर सता रहा था कि
अब बहुत कुछ बड़ा होने वाला है केंद्र सरकार की तरफ से। हिरासत केंद्रों का मुद्दा न केवल नागरिकता कानून से जुड़ा है, बल्कि यह टीएमसी की सुरक्षित आश्रय वाली छवि को चुनौती देता है। ममता बनर्जी को दोस्तों एहसास हो गया कि चुनाव आयोग के फैसले अमित शाह जैसे केंद्रीय नेताओं के इशारे पर हो रहे हैं। ये ममता कहने लगी। यह झटका टीएमसी की विदेश नीति जैसी दिखने वाली आंतरिक राजनीति को बेनकाब करता है। पश्चिम बंगाल की सीमा पर अवैध घुसपैठ एक बड़ी समस्या है, लेकिन टीएमसी सरकार ने इसे अनदेखा करके वोट के लिए इस्तेमाल किया। अब दोस्तों जब केंद्र सख्ती बरत रहा है तो ममता बनर्जी की भयंकर नींद उड़ चुकी है। यह झटका न केवल उनकी सत्ता को खतरे में डालता है, बल्कि टीएमसी को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में फंसा हुआ दिखाता है। तीसरा और सबसे शर्मनाक दोस्तों झटका टीएमसी के आंतरिक कलह से आया, जब टीएमसी के ही पूर्व विधायक ममता बनर्जी के खास नेता हुमायूं कबीर को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की वर्षगांठ पर कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडंगा में बाबरी मस्जिद की जो नींव है दरअसल उसकी स्थापना समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोग जुटे, ईंटें दान की गई, पैसे दान किए गए, धार्मिक नारे लगाए गए और एक बैनर लगाया गया जो स्पष्ट रूप से उत्तेजक था। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की और कबीर ने इसका धन्यवाद भी किया। यह घटना न केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास थी, बल्कि टीएमसी सरकार की अप्रत्यक्ष सहमति को दर्शाती है। अभी जो बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है, जो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम किया गया है टीएमसी के पूर्व विधायक की तरफ से, इसके भी अभी राजनीतिक परिणाम निकल करके सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है पीछे से, टेबल के नीचे से ममता का इसको समर्थन है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक साधना है। ममता को यह झटका इसलिए लगा क्योंकि यह उनकी शांति और सद्भाव के दावों को झूठा साबित करता है। कबीर को सस्पेंड तो किया गया, लेकिन देर से, कार्यक्रम होने के बाद में। यह कदम पार्टी की एकजुटता बचाने का दिखावा मात्र था। असल में यह टीएमसी की दोहरी नीति को उजागर करता है। हिंदू कार्यक्रमों पर सख्ती, लेकिन मुस्लिम उत्तेजक गतिविधियों पर आंखें मूंद लेना। कबीर जैसे नेता ममता बनर्जी की राजनीतिक कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी पर हमला बोलने का मौका देती हैं। यह झटका आंतरिक विद्रोह का संकेत है, जहां पर स्थानीय नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए पार्टी लाइन तोड़ रहे हैं। ये तीनों झटके ममता बनर्जी की नेतृत्व क्षमता पर सीधे तौर पर सवाल खड़े करते हैं। ममता जो खुद को दीदी कहलवाती हैं, वास्तव में एक अवसरवादी राजनेता साबित हो चुकी हैं। उनकी यू टर्न की आदत अब इतनी आम हो चुकी है कि जनता में अविश्वास पैदा हो रहा है। चाहे फिर वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे फिर वो एसआईआर का मामला हो, हर जगह ममता बनर्जी को राजनीतिक अखाड़े में पटखनी ही खानी पड़ी है। एसआईआर पर विरोध से समर्थन तक का सफर, वक्फ विधेयक पर विद्रोह से चुप्पी तक का बदलाव, ये सब कुछ केंद्रीय सत्ता के डर से प्रेरित है। ममता बनर्जी को लगता है कि राष्ट्रपति शासन या फिर अमित शाह का हस्तक्षेप उनकी सत्ता को छीन लेगा, लेकिन यह डर उनकी कमजोरी को छिपा नहीं पाता। टीएमसी सरकार के तहत पश्चिम बंगाल जंगल राज का पर्याय बन चुका है। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और हिंसा का बोलबाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा था कि केंद्र की निगरानी में टीएमसी का यह हुड़मुड़ अब बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। टीएमसी की सबसे बड़ी विफलता है अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति। राज्य में मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में हिंदू समुदाय को अलग थलग कर दिया ममता ने। हुमायूं कबीर जैसे कार्यक्रमों को अनुमति देकर के टीएमसी सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दे रही है। मुर्शिदाबाद जैसे जिले में 60 से 70% मुस्लिम आबादी को वोट बैंक के लिए उकसाना चाहती है ममता, जबकि विकास के कार्यों की अनदेखी करना, यह सब कुछ टीएमसी की संकीर्ण यानी कि छोटी सोच को दर्शाता है। पार्टी के आंतरिक कलह को देखें तो साफ है कि ममता बनर्जी का नियंत्रण अब ढीला पड़ रहा है। टीएमसी में अब ममता बनर्जी का जो कंट्रोल है, अब वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ता दिख रहा है। अभिषेक बनर्जी जैसे युवा नेता भ्रष्टाचार के आरोप में फंस चुके हैं, जबकि स्थानीय विधायक अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। साल 2021 के चुनाव में टीएमसी का वोट शेयर घट रहा है, भाजपा मजबूत हो रही है। यह सब कुछ ममता बनर्जी की रणनीतिक चूक का नतीजा है। शासन के स्तर पर टीएमसी की आलोचना और भी कड़ी हो जाती है। बेरोजगारी, बाढ़, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, इन मुद्दों पर ममता सरकार विफल रही है। कोविड महामारी के दौरान टीकाकरण में देरी, स्कूलों का राजनीतिकरण और पुलिस का दुरुपयोग करना, यह सब कुछ टीएमसी की प्राथमिकताओं को उजागर करता है। हमने देखा है
पश्चिम बंगाल में जब जब चुनाव हुए हैं, चुनाव के बाद में वहां पर दंगे भड़के हैं और हर जगह ममता ने पुलिस का दुरुपयोग किया है, ये जग जाहिर है। वोट बैंक बचाने के लिए विकास को की जो बलि है उसको चढ़ा दिया है, ये ममता की राजनीति का मूल मंत्र है। अब जब केंद्र एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं से अवैध वोटरों को साफ करने के लिए खुश दिखाई दे रही है, टीएमसी का किला ढहने की कगार पर है, ममता की विरोध की राजनीति अब हताशा में बदल चुकी है। रैलियां तो आयोजित होती हैं, लेकिन जनता का भरोसा ममता के प्रति लगातार टूटता चला जा रहा है। ये 3 ऐसे झटके जो मैंने आपको इस रिपोर्ट में बताए, ये इस बात की गवाही देते हैं कि ममता बनर्जी को भी अब अच्छी तरीके से इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अब उनका राजनीतिक किला ढहने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब ममता बनर्जी की सत्ता जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए ममता बनर्जी को हर एक फैसले में यू टर्न लेना पड़ रहा है। पहले ममता बनर्जी सामने आकर के उसका विरोध करने लगती है बिना सोचे समझे, फिर उसके बाद में शायद ममता को लगता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, फिर उसके बाद में ममता यू टर्न लेती हैं और फिर वही पॉलिसी अपनाती हुई दिखाई देती हैं जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था। जब आपको उन तमाम पॉलिसी को एज इट इज इंप्लीमेंट ही करना है जमीनी तौर पर, तो मुझे समझ में नहीं आता कि पहले केंद्र सरकार की इन नीतियों को, केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए कानून का विरोध क्यों करना है। क्या सिर्फ और सिर्फ उस समुदाय को खुश करने के लिए, झूठी खुशी देने के लिए, झूठे वादे करने के लिए कि हम ये नहीं होने देंगे जो केंद्र सरकार चाहती है, लेकिन समय रहते आप पीछे कदम खींच लेती हैं। तो यह सब कुछ ममता बनर्जी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जो फिलहाल ममता के खिलाफ में कहीं ना कहीं एक झटके के तौर पर नजर आ रहा है। ममता ने यह सब कुछ भले ही अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए किया हो, लेकिन यहां पर ममता का राजनीतिक नुकसान होता दिख रहा है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या कमेंट है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, किसी दूसरी बड़ी रिपोर्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में मेरे बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई रिपोर्ट लेकर के आऊं, जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं, तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको लगे।